1892 का एक्ट। नाउ व्हाट इज दिस 1892 का एक्ट? सबसे पहली बात, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्ट, व्हाई दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? अब इस एक्ट को जानने के लिए वी मस्ट नो कि व्हेन द कांग्रेस वाज लॉन्च या फॉर्म्ड, दिस एक्ट इज ऑफ 1892। अभी जो हमने एक एक्ट पढ़ लिया है दैट इज ऑफ 1861। 1861 और 1892 के बीच में ही फॉर्मेशन हुआ या एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है? कब हुआ था? 28 ऑफ दिसंबर 1885। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम किसने फॉर्म किया, वो ए.ओ. ह्यूम ने उसको फॉर्म किया, बट बाय द वे अभी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्लियर फेज वॉज डोमिनेटेड बाय होम? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। कौन थे एक्सट्रीमिस्ट लोग? जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं ना, मॉडरेट्स लोगों का कंट्रोल था, ठीक है? सो इन द अर्ली फेज इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, ठीक है? मॉडरेट्स नरम दल वाले लोग, और एक्सट्रीमिस्ट को गरम दल बोला जाता है, ठीक है? अब ये मॉडरेट्स लोग दे वर मेकिंग सम डिमांड्स। इन लोगों का डिमांड था, दे वर डिमांडिंग फॉर अ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है जी? नाउ व्हाट इज दिस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म? सो दे वर डिमांडिंग फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन कि इंडिया में जो आपका लेजिस्लेचर है, अगर आपको कल का याद होगा हमने पढ़ा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग आते थे, है ना? तो इन लोग बोल रहे हैं नॉमिनेट मत करो, देयर शुड बी अ इलेक्शन एंड लेट द पीपल इलेक्ट कि कौन उधर अंदर जाएगा, ठीक है? सो दीज पीपल वर डिमांडिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के नाम पर इन लोग क्या डिमांड कर रहे थे? तो दे वर डिमांडिंग अ डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, this was the demand by Indian National Congress. Now because Congress was continuously making this demand, तो अब important था कि भाई ये डिमांड का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी? एक सेकेंड ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली डायरेक्ट इलेक्शन का डिमांड कर रहा था। अब देन बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज द रीजन कि आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रेशर कर रही है, तो अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाना ज़रूरी था, राइट? सो दे केम अप विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। बट नाउ इन दिस एक्ट डिड दे प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट इलेक्शन? द आंसर इज नो। इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं दिया। तो क्या दिया? इसमें हुआ क्या, मतलब इससे क्या हमें मिला? सो वी गॉट दिस, यू कैन से एज अ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हुआ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट? दिस एक्ट प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री what parliamentary democracy। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब अब पब्लिक नॉमिनेट होकर नहीं आएंगे बल्कि इलेक्ट होकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस वो डिमांडिंग डायरेक्ट इलेक्शन। दीज पीपल दे डिड नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन, इंस्टेड इन्होंने दिया इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? सो प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हाउ? सो the indirect democracy, indirect election, not democracy, indirect election, ठीक है? सो कांग्रेस वो डिमांडिंग डायरेक्ट इलेक्शन, बट इन लोग ने डायरेक्ट इलेक्शन वैसे नहीं दिया, बट इंस्टेड इन लोग ने प्रोवाइड किया इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि इस एक्ट में बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। वो सिग्निफिकेंस तो ये पता हो गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, अब इस एक्ट के फीचर को देखिए। ये एक्ट में लेजिस्लेचर को या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चेंजेस किए गए। व्हाट आर द चेंजेस? बोथ एट द सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल।
दिस इज एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट यानी प्रोविंशियल लेवल, दोनों ही लेवल पे कुछ चेंजेस। क्या चेंजेस? सी एट सेंट्रल लेवल ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन करके रखा, ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज रिटेन्ड, ये मेंटेन किया था। बट जो अनऑफिशियल मेंबर्स थे, अनऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, दिस अनऑफिशियल मेंबर्स जो अब तक नॉमिनेट होकर आते थे, दे यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड, नाउ दिस नॉमिनेटेड का कॉन्सेप्ट हटाकर दे ब्रॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है जी, फिर से ये एक बार बता देता हूँ आप लोग को, 2 मिनट रुक जाइए। एंड व्हाट अबाउट प्रोविंशियल लेवल? प्रोविंशियल लेवल पे भी ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन करके रखा, मेजॉरिटी रिटेन करके रखा, बट अनऑफिशियल मेजॉरिटी का क्या कॉन्सेप्ट था? तो अनऑफिशियल मेंबर्स ये कैसे आ रहे हैं? तो दीज वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, देखिए अब एक बार शांति से समझते चलते हैं। देखिए पूरे एक्ट को मैं एक बार फिर से शांति से बताता हूँ। वी आर डन विथ 1861 का एक्ट, वो तो क्लियर हो गया। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। अच्छा, 1861 में याद रखेगा, 1861 में हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोग मेंबर होते थे और फर्स्ट टाइम इंडियंस लोगों को इसमें एंट्री मिला था, राइट। इसको ऐसे लिखता हूँ, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स मेंबर होते थे और कुछ मेंबर्स लोग होते थे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे। नॉमिनेटेड मेंबर्स में ब्रिटिशर्स भी होते थे और फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस लोगों को एंट्री मिला था, राइट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन ऐसा ही था। इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर वर सम ऑफ द मेंबर्स हु आर ऑफिशियल मेंबर्स, एंड व्हेन वी से ऑफिशियल मेंबर्स, तो ये जो नॉर्मल ऑफिसर्स लोग होते हैं ना, उन लोग जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जिसको एग्जाम के थ्रू लाया है वैसे लोग। तो सम ऑफ द मेंबर्स दीज वो ऑफिसर्स जो एग्जाम के थ्रू आए हैं वैसे टाइप के लोग, एंड सम ऑफ द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट। नॉमिनेटेड मेंबर्स में सब अंग्रेज लोग थे, लेकिन 1861 के एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस लोगों को इसमें एंट्री मिला, ठीक है। यहाँ 1861 की बात है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई और इन लोगों ने एक डिमांड करना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो अर्ली टाइम में इट वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, एंड दिस मॉडरेट्स दे वर डिमांडिंग फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, इसमें रिफॉर्म लाओ। What type of reform they were demanding? They were saying कि these people must not be nominated. Instead, there should be a direct election and let these people come through direct election. Official तो रहने दो, वो officer चलेगा, लेकिन ये जो nominate करके आप ला रहे हो, these people must not be nominated. Instead, we must bring it through a election. There should be a direct election and let the people elect these people, and then इन लोग legislature में आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि कांग्रेस लगातार डिमांड किया जा रही थी, बहुत प्रेशर बन रहा था, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाना ज़रूरी था। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस चेंज दे केम अप विद दिस एक्ट, दैट इज 1892 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस एक्ट? द प्राइमरी रीज़न इज द डिमांड फ्रॉम द मॉडरेट सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर डायरेक्ट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। दिस वॉज द डिमांड। कांग्रेस ये डिमांड कर रहा है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। अब ये एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इलेक्शन लाना नहीं चाहती है, उन लोग को पसंद नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन, तो उन लोग ने यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया। लेकिन फिर भी एक सुधार है, पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर्स था अब कम से कम इलेक्शन के थ्रू तो आ रहे हैं, भले इनडायरेक्ट इलेक्शन है लेकिन इलेक्शन के थ्रू तो आएंगे। तो नाउ बाय दिस एक्ट पार्लियामेंट में रिफॉर्म लाया गया, और रिफॉर्म लाकर क्या किया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ को हम
यहाँ पर फीचर के फॉर्म में पढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय दो हुआ करती थी, एक होता था आपका सेंट्रल लेवल पे और दूसरा होता था स्टेट लेवल पे, ठीक है, नहीं तो फिर आज टूटेगा। इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पे। अब देखिए सेंट्रल लेवल हो या प्रोविंशियल लेवल हो, दो टाइप के मेंबर्स है, ऑफिशियल एंड नॉमिनेटेड, राइट। तो ऑफिशियल मेंबर्स वैसे के वैसे ही है और ऑफिशियल मेंबर्स ही ज़्यादा है, समझिए ये 5 है तो ये 10 है, तो मेजॉरिटी किसकी है, ऑफिशियल मेंबर्स की। तो एट बोथ द लेवल, बी इट एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल, एट बोथ द लेवल्स ऑफिशियल मेंबर्स हुआ इन मेजॉरिटी। व्हेन वी से अनऑफिशियल मेंबर्स, मतलब ये जो नॉमिनेट या इलेक्शन के थ्रू आ रहे ऐसे लोगों को अनऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था। अनऑफिशियल मेंबर्स जो अर्लियर अब तक नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंज। अब कहा गया कि दे विल बी कमिंग थ्रू अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी एट प्रोविंशियल लेवल भी अनऑफिशियल मेंबर्स विल बी कमिंग थ्रू अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा, इसी एक्ट के थ्रू, क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही थी, अगर आपको याद हो हमने कल पढ़ा था कि इंडियंस लोगों को एंट्री तो दे दिया लेकिन बोला आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, है ना, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा दुनिया भर का कांग्रेस लगातार बोल रही थी। तो ऐसे बुलाने का मतलब क्या है, उससे अच्छा मत ही बुलाऊं, घर ही पे रहेगा आराम से, ठीक है। आने का क्या मतलब है जब आप हाउस में आकर क्वेश्चन पूछने ही नहीं दोगे। तो कांग्रेस के उसी प्रेशर की वजह से इस एक्ट के थ्रू अब कहा गया कि ठीक है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, ये सारा चीज़ अलाउ किया गया, ठीक है जी। सो बाय दिस एक्ट अब क्या पहला चेंजेस है कि डिस्कशन वॉज अलाउड, डिस्कशन वॉज अलाउड, कि अब किसी भी प्रोसीजर, ये जो बिल है, कोई भी स्कीम है, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है, ऑन दोज थिंग डिस्कशन कैन टेक प्लेस, ठीक है जी। और एक और चीज़ किया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वन कैन आस्क द क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव्स। आप एग्जीक्यूटिव्स यानी मंत्री लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछना है, दोज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट, या। सो दिस इज द एक्ट। अब ये कोर चीज़ आपका एक्ट में यही है। अब इसके अलावा 2 4 5 एक आध पॉइंट कुछ और होगा, लक्ष्मीकांत में लिखा होगा, तो वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ क्लास में डिस्कशन करने वाला चीज़ नहीं होता है। क्लास में हम कोर चीज़ के ऊपर ही, क्योंकि आपको ये कोर चीज़ पहले ही पता होना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है। एग्जामिनर सबसे पहले देखता है कि ये एक्ट में आपने मेजर चीज़ डिस्कस किया कि नहीं, जिस चीज़ से रिलेटेड ये एक्ट है कोर में, ठीक है जी। तो जब कभी भी 1892 की इस एक्ट की बात करेंगे तो हमें रीज़न देना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस एक्ट। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि बिकॉज द कांग्रेस वर मेकिंग अ डिमांड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट? This act for the very first time brought the parliamentary democracy in India by introducing the concept of indirect election. Not direct election but indirect election. So at least this is the reform. It is the development, advancement हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है तो ये आपको प्रोसीजर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, है ना जी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए। अच्छा लिख रहे, ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। अरे हाँ ये हाथ में रखना ज़रूरी है, नहीं तो ध्यान से निकल जाएगा, फिर मेरे को लग रहा है टूटेगा नहीं तो। हाँ वो आ जाए तो ज़्यादा सही होगा।
बड़े आगे हो गया आपका लिख के? ठीक है, चलिए नाउ सी। अब इसके बाद जो मेजर एक्ट है वो है 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ सी व्हाट इज द रीजन, देयर विल ऑलवेज बी सम रीजन, तभी ही कोई एक्ट आएगा। अब वैसे कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड में कहानी चल रहा होगा बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट विल फील कि वी नीड टू कम अप विद एक्ट, मेक सर्टन चेंजेस, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्ट, इसका क्या रीजन है, व्हाई दिस एक्ट, ठीक है, व्हाई दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड या व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज ड्राफ्टेड। अब इसका मेन रीजन क्या है, तो अगर आपको पता हो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के बाद में बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल्स आ चुका था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होगा इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, राइट। स्वदेशी मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल था और स्वदेशी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, तो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन लोग इसको लीड कर रहे थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग इसको मतलब फोर फ्रंट में थे, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में हुआ, इसी के रिस्पॉन्स में क्या आया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है जी, स्वदेशी मूवमेंट। एंड स्वदेशी मूवमेंट वाज एक्चुअली अ सक्सेसफुल मूवमेंट led by the extremist, and because of this इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक्सट्रीमिस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और कांग्रेस ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मॉडरेट्स लोग फिर भी ठीक लग रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा पसंद नहीं थे। मॉडरेट्स तो आकर फिर भी बात करता था कि भाई थोड़ा सा ठीक कर दो, चेंज कर दो, एक्सट्रीमिस्ट सीधा पत्थर लेके कांची फोड़ता था, तो वो पसंद नहीं था, ठीक है जी। सो एक्सट्रीमिस्ट का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडियन नेशनल को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था। तो अब वो इन्फ्लुएंस को कैसे तोड़ा जाएगा उसके ऊपर दिमाग था इस पर्टिकुलर एक्ट का। सो दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल led to the Swadeshi movement, and because of this Swadeshi movement there was a rise in the influence of extremist section. This led to increase in influence of एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से इंडियन सोसाइटी में बढ़ रहा था, इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो दिस इज द रीजन नाउ टू कंट्रोल, टू मार्जिनलाइज एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, इस एक्ट को लाया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट का एम क्या है, बैकग्राउंड आपने देख लिया, दिस इज द बैकग्राउंड, यही बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में इस एक्ट को लाया गया। अब इस बैकग्राउंड में ये एक्ट का एम क्या था, पर्टिकुलर एक एम के साथ इस पर्टिकुलर बिल को लाया गया था, ये वाले एक्ट को। तो इसका सबसे बड़ा एम था कि इंडियंस लोग, बिकॉज ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट, इंडियंस लोगों में यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1857 में जैसे हिंदू मुस्लिम का यूनिटी था, वैसा ही अब यहाँ पर यूनिटी दिखाई दे रहा था। तो वेरी फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करना, ये सबसे कोर में था इस एक्ट के। एक्ट बनाने वाले लोगों के दिमाग में यही चल रहा था, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग वॉज टू मार्जिनलाइज दिस एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, राइट। दो काम है, इसी दो पर्पज से इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पज, फर्स्ट थिंग इज टू डिवाइड इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करना था, फर्स्ट दिस पर्पज। एंड दूसरा एम क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, तो सेकेंड इज टू मार्जिनलाइज एक्सट्रीमिस्ट। एंड हाउ विल यू मार्जिनलाइज, बाय अपीजिंग द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स लोगों को थोड़ा सा खुश कर दो और इसको मार्जिनलाइज करो, इन दोनों को आपस में भी लड़ाने का काम शुरू कर देंगे, ठीक है। सो टू अपीज मॉडरेट्स
so as to marginalize extremist, yeah, to marginalize influence of extremists, yeah, extremist influence, ठीक है, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, एंड सेकेंड चीज मॉडरेट्स लोगों को अपीस करके एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मार्जिनलाइज करना है, उन लोगों को पूरे सिनेरियो में साइड लाइन करना है, ठीक है, उनके प्रभाव को कम करना है। अब ये करने के लिए इस एक्ट में कुछ फीचर्स आपको देखना होगा, इन्हीं फीचर्स के थ्रू यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई XYZ थिंग वाज डन। पहला क्या इन लोग ने किया, सो फर्स्ट थिंग बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1909 इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज द डिमांड ऑफ मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स के एक डिमांड को फुलफिल कर दो, एटलीस्ट पब्लिक में मॉडरेट्स का प्रभाव बढ़ेगा, एक्सट्रीमिस्ट कम हो जाएंगे, ठीक है जी। सो फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव या फिर पॉपुलर गवर्नमेंट सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड पॉपुलर गवर्नमेंट सिस्टम। पॉपुलर गवर्नमेंट सिस्टम मतलब इसी का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है जी, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में, पहला चीज, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स टू मुस्लिम्स लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट दिया गया। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखिए समझिए दिस इज़ वन एरिया, यहाँ पर आप लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, राइट तो अब आप लोग कैसे उसको इलेक्ट करने वाले हैं, तो भले वो हिंदू हो मुस्लिम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पर समझिए दिस इज़ द एरिया ए, दिस इज़ द एरिया बी एंड दिस इज़ द एरिया सी, ठीक है। नाउ यहाँ पर मुस्लिम्स भी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, सब लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगर आई विल से यहाँ पर जनरल इलेक्शन है, देयर इज़ ए इलेक्शन, तो अब आप मुझे ये बताइए इलेक्शन में पार्टिसिपेट खड़ा कौन हो सकता है, हिंदू या मुस्लिम? मैंने सिर्फ कहा कि इलेक्शन है, देयर इज़ ए इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन है, तो हु कैन पार्टिसिपेट, हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, हिंदू और मुस्लिम? दोनों, कोई भी, ऑफ कोर्स हिंदू या मुस्लिम कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कंटेस्ट कर सकता है, ये भी कंटेस्ट कर सकता है। वोटर कौन होगा, हिंदू वोट देगा या मुस्लिम वोट देगा? दोनों, ये भी वोट दे सकता है, ये भी वोट दे सकता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल इलेक्शन। नाउ इफ आई से कि दिस एरिया, द एरिया बी इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम, अब बताइए इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? मुस्लिम, राइट। वोट कौन देगा? नहीं जी, हिंदू मुस्लिम कोई भी दे सकता है ना, दोनों ही दे सकते हैं। एरिया इज रिजर्व फॉर मुस्लिम। यहाँ पर देखिए खड़ा कोई भी होगा, समझिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को ही दोनों का वोट लेना है, तो दे विल नेवर गो अगेंस्ट वन रिलीजन और द अदर रिलीजन, बिकॉज उनको पता है हिंदू खड़ा होगा, उसको भी पता है कि मुस्लिम भी मेरा वोट बैंक है, सो दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि मुस्लिम को भी कैसे ना कैसे फेवर में रखो। यहाँ पर भी भले मुस्लिम खड़ा है लेकिन उसका वोट बैंक दोनों है, हिंदू भी उसका वोट बैंक है, मुस्लिम भी उसका वोट बैंक है, तो ही विल ट्राई टू अपीज बोथ ऑफ हिज पार्टी, दोनों ही वोटर को, और किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। लेकिन अब एक तीसरा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, दिस एरिया इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? मुस्लिम, मतलब ये कंटेस्ट मुस्लिम, ओनली मुस्लिम है, हिंदू कैन नॉट कंटेस्ट बिकॉज दिस एरिया इज रिजर्व फॉर मुस्लिम। नाउ आई एम सेइंग by separate
इलेक्ट्रोलेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्ट्रोलेट मतलब जो जाति वाला यहाँ पे खड़ा है, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोलेट आप किस आधार पे दे रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पे। तो यानी यहाँ पर जिस रिलीजन वाला खड़ा है वही रिलीजन वाला उसका वोटर भी होगा, दूसरे लोग उसको वोट नहीं देंगे। तो इन एरिया सी हु विल कंटेस्ट, मुस्लिम, एंड हु विल बी वोटिंग, ओनली एंड ओनली मुस्लिम। तो अब देखिए ये एरिया में इसको वोट लेना है मुस्लिम का, तो यह हिंदू को अपीस करने का कभी सोचेगा नहीं, हिंदू के भलाई के बारे में सोचेगा नहीं। और मुस्लिम को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हिंदू के अगेंस्ट बोलना पड़े तो इसको कोई टेंशन नहीं, हिंदू तो अपना वोट बैंक है ही नहीं, तो काय को टेंशन, तो सीधा उसके अगेंस्ट भी बोलेगा। और ऐसे में क्या होगा, ही विल केयर फॉर दिस सेक्शन, ही विल नेवर केयर फॉर दिस सेक्शन। एक एरिया में जब एक पॉपुलेशन को दिखेगा कि उसका रूलर उसको कैरी नहीं कर रहा है, तो ही विल ऑलवेज बी अगेंस्ट हिज रूलर, एंड बिकॉज ही इज़ अगेंस्ट दिस रूलर, तो यहाँ पर मुस्लिम आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी हावी है, तो ही विल ऑल्सो बी अगेंस्ट दिस, एंड देखते ही देखते दोनों के बीच में लड़ाई होगा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पर बहुत पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम, जिसके थ्रू आप कम्युनल डिवाइड एरिया में क्रिएट कर सकते हैं। तो पास को डिवाइड करना था ना, डिवाइडिंग पॉपुलेशन, हाउ कैन यू डिवाइड, सो डिवाइडिंग पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन कैसे होगा, तो बाय दिस सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम। इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी कि इससे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई शुरू हो जाएगा, लोग एक दूसरे से अलग अलग, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट केयर ऑफ द अदर रिलीजन, दे विल ओनली बी कंसर्न अबाउट देयर ओन रिलीजन वाले लोगों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ का मुस्लिम को पता है कि हिंदू भी मेरा वोट बैंक है, मुस्लिम भी मेरा वोट बैंक है, दोनों, तो ही विल टेक केयर ऑफ बोथ द सेक्शन। और ये तो ओपन ही है, यहाँ हिंदू भी रूलर बन सकता है, मतलब या मुस्लिम भी इलेक्ट हो सकता है, कोई भी, एंड बोथ ऑफ दीज पीपल दे विल टेक केयर ऑफ बोथ द रिलीजन वाला, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे वोटर है ना। इज इट क्लियर हाउ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम इज गोइंग टू क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड इन द कंट्री। हाँ, मुस्लिम कोई, तो वो हिंदू का फेवर ही नहीं करेगा, हिंदू के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो इसी से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। सो दिस इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अब यहाँ इन लोग ने क्या किया, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, मॉडरेट्स लोगों को अपीस करने के ऊपर दिमाग। सेकेंड पॉइंट था, बाय दिस एक्ट इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम टू मुस्लिम्स, प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम टू मुस्लिम्स। ठीक है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, सीड ऑफ, दिस इज नथिंग बट अ सीड ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनिटी के धर्म के नाम पर डिवाइड। ठीक है जी, कम्युनलिज्म की शुरुआत होने वाली है। ठीक है जी, अब एक और चीज़, यहाँ अभी हमने देखा ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दो टाइप के, मेजॉरिटी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर्स। अब पहली बार ऑफिशियल मेंबर्स लोगों की मेजॉरिटी को ख़त्म किया गया और नॉन ऑफिशियल्स लोगों की मेजॉरिटी बढ़ाई जा रही है। अब अगेन इसके थ्रू आप मॉडरेट्स लोगों को इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि मॉडरेट्स लोगों की ही वजह से ये सब हो रहा है, सो दैट यू कैन मार्जिनलाइज द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफिशियल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी। अच्छा, ये सिर्फ प्रोविंस से हटाया, सेंटर से नहीं है, तो इसको ऐसे लिखिए, ऑफिशियल मेजॉरिटी दो रिटेन्ड, रिटेन करके रखा, रिटेन्ड एट सेंटर बट हैड गॉन एट प्रोविंशियल लेवल, So at provincial level there is now no official majority। ठीक है, वहां से ऑफिशियल मेजॉरिटी को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, पहले, बहुत पहले 1861 में, बताइए
वॉज देयर अ प्रोविजन ऑफ डिस्कशन, आप बिल विल के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे 1861 के टाइम पर? नहीं ना। 92 में डिस्कशन अलाउ किया क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा बड़बड़ कर रही थी तो अलाउ करना पड़ा। अब और एक स्टेप आगे, क्योंकि आप मॉडरेट्स के बात को मान रहे हैं सो दैट यू कैन मार्जिनलाइज द एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पर बोला कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कशन हो सकता है एक्सेप्ट द 3 टॉपिक, ठीक है। सो डिस्कशन was allowed for all subject, किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर यू कैन डू अ डिस्कशन एक्सेप्ट 3, 3 चीज को छोड़कर। एक्सेप्शन में क्या है? 3 चीज। प्रिंसली स्टेट्स यानी जो रियासतें हुआ करती थी, रियासतों के कंटेक्स्ट में कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रियासत वाले लोग ब्रिटिश के ही आदमी थे, तो उन लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करने का, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज वॉज रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशन के टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। एंड द थर्ड थिंग वॉज आपका आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड भी कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। नो डिस्कशन ऑन दिस 3 एक्सेप्ट दीज 3 टॉपिक, देयर कैन बी अ डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक। ठीक है जी, इज इट क्लियर? 1909 का एक्ट क्यों आया, इसका मेन एम क्या था, और वो एम को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या फीचर्स डाले थे इस एक्ट में, इज इट क्लियर? अब ये जब एक्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिएक्ट कैसे किया, रिस्पॉन्ड कैसे किया? वर दे हैप्पी विद दिस? ऑब्वियसली नॉट। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, मुस्लिम्स, ये सारे चीज़ की वजह से उन लोग खुश तो होंगे नहीं, तो उन लोगों ने इसको अपोज किया ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे, response of Indian National Congress. So Indian National Congress opposed the act of 1909. इन लोग ने इसको अपोज कर दिया, opposed. क्यों? Why did these people oppose this particular act? Because of communalism and separate electorate system. सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, कम्युनलिज्म, इन सारे मुद्दों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1909 के एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये बेकार एक्ट है, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस नेवर एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है जी। फिर नेहरू जी का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा ये एक्ट बेसिकली सेंचुरीज से चल रहे जो डेवलपमेंट्स थे उसको रिवर्स कर रहा है। दिस एक्ट इज टू रिवर्स द डेवलपमेंट गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज, ठीक है। दिस एक्ट, इसमें लिखे लीजिए, दिस एक्ट 1909 के एक्ट के कंटेक्स्ट में ये बात है, ठीक है जी। एक्ट रिवर्स द प्रोसेस एक्ट रिवर्स्ड द प्रोसेस that was going on for centuries. Act reversed the process that was going on for centuries. ठीक है। Now what is this process? ये लाइन समझे? एक्ट रिवर्स्ड, रिटर्न कर रहा है, रिवर्स कर रहा है द प्रोसेस विच वॉज गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज। व्हाट प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता की जो ये प्रोसेस हमारा एक लंबे समय से चल रहा था, उस पूरे प्रोसेस को वापस ये रिटर्न कर रहा है, मतलब रिवर्स कर रहा है, फिर से वो डिवाइड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड, के.एम. मुंशी। आपको पता है हु इज के.एम. मुंशी? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी ये मेंबर थे। के.एम. मुंशी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो के.एम. मुंशी लिखिए, उन्होंने कहा था के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा था इट स्टेप्ड द राइजिंग डेमोक्रेसी
किया, क्या बोलते हैं, एस्पिरेशंस, एक सेकेंड, इट स्टेप्ड दी राइजिंग डेमोक्रेसी, हाँ राइजिंग डेमोक्रेसी, इट स्टेप्ड दी राइजिंग डेमोक्रेसी, ठीक है जी। राइजिंग डेमोक्रेसी को मतलब उसके ऊपर हमला है, जिस लोकतंत्र की अभी उदय हो रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया है, ठीक है। सो 1909, अब 1909 का एक्ट, इसका एक दूसरा नाम क्या है आप बता सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्ट? इट इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो कौन थे? वाइसरॉय थे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है, 1909 के एक्ट।